कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पे, ये ऑब्जर्वेशन था एक तरीके से, कि हर 10 डिग्री बढ़ाने से जो रेट है ना 2 से 3 टाइम्स हो जा रही थी। ठीक है, मतलब रेट एट t प्लस 10 डिग्री और रेट एट t डिग्री, ऑब्जर्वेशन था ये k एट t प्लस 10 डिग्री प्रोपोर्शनल है ये ना लगभग। ठीक है, ये था टेम्परेचर कोएफिशिएंट वैसे। ठीक है, इसको डिक्लेयर किया और ये ऑब्जर्व किया गया कि यूजुअली 2 to 3 टाइम्स हो जाता था ये ऑब्जर्वेशन ही है खाली, तो हर रिएक्शन पे तो लग नहीं पाता ये, है ना। मतलब आप जिस मतलब ये एक ऐसा कंसेप्ट बनाया कि भाई जनरली 2 से 3 टाइम्स हो जाती है रेट जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, लेकिन ऐसा हमेशा तो हो नहीं पाता। तो देखो इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ, मान लो किसी का टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 2। नहीं नहीं तुम टेम्परेचर कोएफिशिएंट मान लो किसी रिएक्शन का 2 है, तो मान लो 25 डिग्री पे, मान लो रेट है 25 डिग्री सेल्सियस पर, मान लो x है, और आपने अब क्या किया, मान लो मैंने टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब समझा रहा हूँ आपको, कि मान लो 25 डिग्री पे रेट कितनी है बेटा x, तो मान लो 35 डिग्री कर दिया आपने, तो रेट कितनी हो जाएगी कोई बताएगा मुझे? समझ रहे हो, रेट 45 डिग्री पे कितनी हो जाएगी कोई बताएगा? अरे समझ रहे हो, बोलो हाँ कि ना। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का ये मतलब है कि x का 10 डिग्री के बाद 2x हो जाएगा, उसके बाद 4x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट आया, लेकिन ये यार ये कोई लॉजिकल कंसेप्ट तो था नहीं हर रिएक्शन पे, ये तो एक तरह से प्रैक्टिकल ही हो गया ना, क्या प्रैक्टिकल करके देख रहे हो तो फिर कंसेप्ट तो बना नहीं। तो हमें चाहिए था कुछ ऐसा कि जिससे फॉर्मूला आ जाए और हम प्रेडिक्शंस कर पाए, देख पाए चीजें, तो उसके लिए आई थी कोलिजन थ्योरी। पहले आप इतना लिखो, फिर मैं कोलिजन थ्योरी सिखा रहा हूँ फटाक से। लिख लिया सर। लिख लिया। तो देखो यार, अपन ज्यादा बच्चों की तरह नहीं पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, शॉर्टकट में पढ़ेंगे। तो कोलिजन थ्योरी का सेंस क्या है? कोलिजन थ्योरी ये बोलती है, ठीक है, कि कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, राइट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसका रीजन कोलिजन होता है। किसके बीच का कोलिजन होगा? जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। सही बात है। अच्छा, अब आप खुद सोचो कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन, क्योंकि आप मान लो 10 मोल लेते हो किसी रिएक्टेंट का, तो 10 मोल मतलब 10 Na पार्टिकल। सही बात है। तो जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो तो बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। तो मतलब पहला पॉइंट हल्का से कहता है कि भाई कोलिजन लीड्स प्रोडक्ट, लेकिन क्या हर कोलिजन, लेकिन कोलिजन तो भाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमने कहा जो कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा उसको बोलता है इफेक्टिव कोलिजन। तो बोलते हैं उसको इफेक्टिव कोलिजन। मतलब देखो बात ये है कि मैंने बोला कि कोलिजन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो यार जो कोलिजन हो रहे होंगे वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे होंगे, क्योंकि आप पार्टिकल ही इतने ज्यादा होता है, आप छोटा से छोटा भी
सैंपल लोगे उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे। अब इफेक्टिव कोलिजन, तो एक वर्ड आया इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? ठीक है, जिससे प्रोडक्ट बनता है, विच जनरेट्स प्रोडक्ट। सही है। अब इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? तो दो तरह से इफेक्टिव होना चाहिए। एक होता है ओरिएंटेशन वाइज, एक होता है एनर्जी वाइज। ठीक है, यदि हम कह सकते हैं एक को ओरिएंटेशन बैरियर लिख देते हैं, एक एनर्जी बैरियर है। यदि कोई कोलिजन ये दोनों बैरियरों को क्रॉस कर लेता है, ओरिएंटेशन को भी और एनर्जी को भी, तो कोलिजन क्या बन जाता है? इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन किसको लीड करता है? प्रोडक्ट को। तो कोलिजन थ्योरी कुछ नहीं है। कोलिजन थ्योरी सेज कि भाई रिएक्टेंट पार्टिकल्स में जब रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं तभी प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन तो न्यूमरस है, बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है। तो उन्हें बोला नहीं, सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि कैसे होते हैं? इफेक्टिव होते हैं। फिर इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? जो हमारे ओरिएंटेशन और एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है। ठीक है, एक बार आप इतना लिखो, मैं वो बताता हूँ। डन। Yes, sir. अब देखो, सबसे पहले आपको पढ़ाता हूँ ओरिएंटेशन बैरियर। देखो यार, किसी भी रिएक्शन के लिए ना ओरिएंटेशन परफेक्ट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे NO2 का डाइमराइजेशन होता है N2O4 में। ठीक है, यदि आप NO2 का स्ट्रक्चर मांगेंगे मुझसे तो कुछ ऐसा होता है, और NO2 का स्ट्रक्चर अकेले का तो सबको आता ही है, ऐसा होता है। अब देखो, मान लो एक ही कोलिजन है, ठीक है, एक ही कोलिजन है। ठीक है, ये मेरा परफेक्टली अलाइंड कोलिजन है। ये कैसा है मेरा? परफेक्ट कोलिजन। ये मेरा कैसा है? नॉट परफेक्ट। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखो, जिन पार्टिकल्स को आपस में बॉन्ड बनाना है वो आपस में टकराए तो बॉन्ड जल्दी बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाँ बोलो हाँ सर। यार। तो ये पहला वाला कोलिजन क्या है? मेरा परफेक्ट है, क्योंकि वो मेरे प्रोडक्ट को लीड करेगा, लेकिन सेकंड वाला मेरे प्रोडक्ट को लीड नहीं करेगा। सुन मेरी बात, हाँ सर आई। है ना? इसमें देखो दो चीज डिफाइन करें। एक होता है जेड। जेड क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। और पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर, भी समझा रहा हूं क्या है। फॉर प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजन। देखो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सो देखो, जेड क्या है? टोटल नंबर। जैसे मान लो 1000 कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड में, और पी क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है कि मान लो उसमें से 10% कोलिजन कैसे होते हैं?
परफेक्टली। तो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन कितने आ जाएंगे, कोई बताए मुझे? तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ परफेक्टली ओरिएंटेड कोलिजन कितना आ जाएगा, तो बताओ। जेड इंटू पी आ जाएगा, हाँ सर। है कि नहीं है यार? अरे देखो, ऐसे आपने बोला 1000 कोलिजन होते हैं, अब ना 1000 कोलिजन होते हैं, 10% ठीक होता है, तो 1 सेकंड में 100 ही कोलिजन तो ओरिएंटेशन वाइज परफेक्ट हो रहे होंगे, बाकी 90 तो वेस्ट, सॉरी मतलब 900 तो वेस्ट। नहीं समझे तो बोलो। समझ गए सर। और इसको मिला के ना थोड़ी देर के बाद मैं एक नया कांस्टेंट मानूंगा ए। ठीक है, अभी आप इतना लिख लो पर। लिख लिया सर। लिख लिया? चलो बढ़िया है, आगे बढ़ता है। एनर्जी बैरियर सिखाता है आपको, ठीक है। देखो यार, दूसरी बात है कि हो सकता है कोलिजन आपका परफेक्टली ओरिएंटेड हो, लेकिन यदि उसके पास एनर्जी नहीं होगी तो भी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब एनर्जी का फंडा कैसे खाता है, देखो यार। पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट यह है कि आपके पास रिएक्टेंट होता है, और मान लो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। स्टेबल तो होते ही है दोनों, नहीं बात है कि सही? अरे रिएक्टेंट भी तो स्टेबल ही होता है एक तरीके से, नहीं? यस सर। हाँ सर। हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो, पर वो भी ठीक ठाक स्टेबल होता है। N2 + H2, N2 + H2 बराबर NH3, तो N2 भी स्टेबल है, H2 भी स्टेबल है, तो क्यों NH3 बना है वो? तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, अपने रिएक्टेंट को उठा के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पर लेकर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ना बॉन्ड ब्रेक करना होता है, हमें क्या करना होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आई कैन से कि मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो बॉन्ड तोड़ना, रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाएगा और प्रोडक्ट के बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हम्म, ठीक है। तो इसमें मार्किंग कर रहा हूं मैं, देखो जैसे कि ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ER। यहाँ पे आप चाहोगे तो, सॉरी एक सेकंड, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, और ये जो कहलाती है, यदि आप चेक करोगे, ये एनर्जी
ये कहलाती है हमारी, किसी को याद है क्या कहलाता है ये? क्या है ये? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही बात है, बोल सकता हूँ। हाँ सर। और यदि मेरे को बैकवर्ड डायरेक्शन की चाहिए, उल्टा चलाना है, तो भाई प्रोडक्ट को लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये क्या जाएगा? एनर्जी इक्वेशन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। इससे डेल्टा यस एच ऑफ सर। रिएक्शन में निकाल सकते हो आप कभी भी। क्या होगा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना ये। देखो नेट एनर्जी चेंज कितना है, इतना ही तो एनर्जी चेंज आया। यदि आप ईएबी में से ईएफ में से ईबी को हटा देंगे तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है। हाँ सर। ये याद रखना, ये काम, ये अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ जो आपने 12th में ऐसे ही नजरअंदाज कर दी होंगी। अच्छा, एक चीज और होती है, एक होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है कि भाई जीरो से लेके टोटल बता दो। समझ रहे हो आप? जीरो से टोटल मतलब क्या है कि यहां से ना, ये यहां से लेके यहां से, आई कैन से ये वाला पार्ट। थ्रेशोल्ड मतलब जीरो से कितनी एनर्जी अपन देखे तो। समझ गए सब लोग? थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए ना। यदि रिएक्टेंट आपका जीरो पे आ जाए तो इतनी एनर्जी चाहिए। सही है, बोलो इतना क्लियर होगा सबको? हाँ सर। है ना? तो अपना कोलिजन जब यहां हो, इस एनर्जी पे हो, तब तो फायदा। इससे नीचे कहीं कोलिजन हो रहा है, मान लो यहां कहीं कोलिजन हो रहा है इस एनर्जी कोऑर्डिनेट्स पे, तो फिर तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपना उसने फ्री एक्टिवेशन एनर्जी नहीं आएगी, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। सही है कि नहीं है? और हाँ यहाँ जो सर। आते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं अपन उसको? ये ग्राफ सबको क्लियर है? सही है, ये ग्राफ आना चाहिए बेटा सबको। चलो लिखो। लिखा? हाँ सर। यस सर। तो देखो, अब ना मैं एक एक इसका डेरिवेशन नहीं है सीधा आपके सिलेबस में, तो मैं लिख रहा हूँ इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन। ये होता है भाई जेड इंटू पी ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी है? आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ठीक है, जेड इंटू पी को क्या लिख सकता हूँ? मैंने बताया था नया कांस्टेंट। तो अब हमारे जो के आ जाएगा, रेट कांस्टेंट, तो किसके बराबर जाएगा? ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसको बोलते हैं अपन आर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं अपन इसको? अपन समझे सब लोग? ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कैसे आपका रेट चेंज होगा व्हेन यू चेंज दी टेम्परेचर। क्लियर है सबको? हाँ इसमें सर। कंफ्यूजन होता है आर की क्या वैल्यू रखें। तो 8.314 या 2, जब जूल में रखनी हो, कैलोरी में रखनी हो।
बाकी सारी चीजें आपको सारे नोटेशन पता ही है आपको। ई एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर है, केल्विन में रखना पड़ेगा ए, ठीक है, ये सब पता है आपको, ठीक है। ए जेड वेड में सब पहले से डिफाइन कर चुका हूं। हो गया। हाँ सर। देखो इसके सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले ना, ये जो है के बराबर ए ई की पावर माइनस ई बाय आर टी, इसमें ना लॉग अप्लाई करो, मतलब एल एन अप्लाई करना पड़ेगा। तो एल एन के बराबर एल एन ए, मतलब समझ जाओगे ना, पूरे पे एल एन अप्लाई करेंगे तो एल एन ए इंटू बी का ए एल एन प्लस ए एल एन ए प्लस बी बनेगा, और ई से एल एन कट जाएगा, सही है। इतना तो सीधा लिख दूं बे, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, सही है। अरे हाँ ना बोलो। नहीं ठीक सर। है, सर, हाँ सही है। अच्छा अब इसमें लॉग, इसको लॉग में ले आता है। तो लिख सकते हैं ठीक। देखो अब ये क्यों बनवाया मैंने, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएगी इक्वेशन। तो इसमें ग्राफ होता है, आपको भी दिख जाएगा ग्राफ, बहुत इजी ग्राफ रहेगा। कोई कुछ बोल रहा है, लॉग के और 1/t में ग्राफ बनाना है बेटा। तो देखो ये y है, ये 1/t क्या है, x। तो y बराबर mx प्लस c की लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, बोलो, है ना। तो कैसी लाइन बनेगी, स्लोप क्या आएगा, इंटरसेप्ट। अरे बोलो यार कुछ तो, समझ में आ रहा है, सवाल आएगा ये जेई में, आ रहा है सर समझ में। सवाल दे रहा हूं अभी इसका।
हो गया भाई? हाँ हाँ सर। सर। एक सवाल है, सवाल है ये कि log के बराबर 14.3 माइनस 2000 टी ऐसा गिवन है। आपको बताना कैलकुलेट फर्स्ट ए सेकंड ई ए। बताओ कैसे करोगे? सर ए तो 14.3 का एंटीलॉग हो जाएगा। निकाला एंटीलॉग। कौन कौन से टॉपिक करवा दे सुशांत, इतना लेट कैसे? मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस करवा रहा हूँ, आर्गनस इक्वेशन करवाइए। सर ए की वैल्यू 2 into 10 की पावर 14 आ रही है। परफेक्ट। कैलकुलेटर से किया है फिर खुद से किया है? सर नहीं, वो वैसे नहीं करते हैं, वो 10 की पावर फ्रैक्शन, 14 में हाँ लिख। हाँ बिल्कुल। 14.3 को तूने ऐसे लिख लिया होगा ना, 14 प्लस 0.3, है ना? हाँ सर। और 14 को 10 की पावर 14 में चढ़ा दिया, 0.3 होता है log 2, है ना? कितना इजी यस है। सर। हाँ परफेक्ट है। दूसरा वाला भी करके बताओ मुझे। आया दूसरा? सर 3.8 into 10 to power 4। एक सेकंड, क्या आंसर बोल रहा है? 92.12 कैलोरी दे रखा आंसर। तेरा जूल में तो नहीं आ रहा हाँ कहीं? हाँ, जूल में निकाला है सर मैंने। इसने 92 पॉइंट समथिंग दे रखा है। मैंने जूल में निकाला है। वो उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर, 4 से गुना कर दे तेरे वाले आंसर को, कैलोरी में आ जाएगा। हाँ सर आ गया। ठीक है, सबका आ रहा है? देखो इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से आप वो करो, कंपेयर करो आप। तो आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि आपका log a जो है वो किसके बराबर आ रहा है? 14.3 के बराबर आ रहा है। और यहां पे होता है, क्या होता है? EA बाय 2.303 R, और T भी लिख दो, T से T कट जाएगा, हालांकि वो 2000 के बराबर है। सही बात है, बस इजी है यार। इससे R निकाल लो, इससे A निकाल लो। A कैसे निकालोगे? 14.3 है ना, तो उसको 14 प्लस 0.3। अब इसको लिखो 10 की पावर 14 और इनटू में करके लिख दो, इसको 2 लिख दो, क्योंकि इसका जैसे ही log लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ना। log 2 प्लस log 10 पर 14 करोगे, log 2 तो 0.3 होता है, और 10 की पावर 14 से तो 14 आंसर आ ही जाएगा आपका। तो समझे?
देखो सब लोग आया क्या सबका, और दूसरा वाला तो इजी मल्टीप्लाई करना है, दूसरा वाला तो सही है। देखो हाँ सब सर। लोग क्लियर है। अच्छा अब हाँ थोड़ा सा ना कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, वैसे तो इजी है। अपन को मान लो अलग अलग टेम्परेचर पे दे दे, मान लो T1 टेम्परेचर पे K1 दे दे, तो अपन क्या लिखेंगे, log K1, ऐसे करोगे ना आप, log K1 फिर log A माइनस ये बाय 2.303 R, मान लो T1 टेम्परेचर पे दे दे। ऐसी सेम इक्वेशन मान लो अपन देख रहे कि K की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या क्या होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log A तो बदलेगा नहीं, सेम रिएक्शन है तो भाई एक्स जो ओरिएंटेशन बैरियर है वो तो बदलेगा नहीं, रिएक्शन ही सेम है, बस टेम्परेचर बदला हमने। ठीक है, R T2। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि अलग अलग टेम्परेचर दे दे, अलग अलग के दे दे, है ना, तो अपन ऐसे लिख लेंगे। और आप इन दोनों को कैसे कंबाइन करोगे बताओ, आप इन दोनों को माइनस कर दो एक सब्ट्रैक्ट दूसरे कर में, देंगे। सब्ट्रैक्ट करो, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। निकाल दोगे क्या फॉर्मूला, सब लोग निकाल दो, मैं भी निकाल देता हूँ। मैं लिख देता हूँ log, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया था तो कट गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कॉमन आ जाएगा, 2.303 R कॉमन आ जाएगा, और मेरा बच जाएगा भाई 1/T2 माइनस 1/T। ऐसा कुछ बन रहा होगा, इजी एकदम। तो इस पे भी आपको हाँ कभी कभी सर। सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो आप कर सकते हो। सही है, हाँ सर। क्लियर भाई सबको। सर कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, हाँ यही करा है, कोलिजन थ्योरी है ये, जो आर्गनेस इक्वेशन है बस सुशांत। आर्गनेस इक्वेशन ही है। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम डिफाइन कर रहे हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी क्या होती है कि देखो होता क्या है, कई बार होती है रिएक्शन सिंगल स्टेप, कई बार मल्टी स्टेप, मतलब जैसे अपन रिएक्शन को अभी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। तो जो एक स्टेप में रिएक्शन होती है ना उसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल के कोलाइड करने से क्या बन रहा है प्रोडक्ट, वही होती है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, कि कितने पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं। तो इसको पहले डिफाइन कर रहा हूं, इट इज द नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इन
सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब जैसे मान लो कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसकी मोलिकुलरिटी 1 ही है। ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी मोलिकुलरिटी 2 है। समझ रहे हो, यदि ये सिंगल स्टेप है तो ए प्लस 2b से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसकी मोलिकुलरिटी कितने बेटा 3, और 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा कोलिजन थ्योरी का मानना है कि जब 3 से ज्यादा पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो उनमें कभी भी इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप, कोलिजन थ्योरी का ही जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा पार्टिकल कोलाइड करेंगे दैट कोलिजन इज नेवर बी इफेक्टिव। ठीक है, मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी, देखो मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, जीरो भी नहीं होती, नेगेटिव भी नहीं होती है। समझ रहे हो, ऑर्डर से इसका अंतर बता रहा हूँ, और जीरो भी नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, फ्रैक्शन में होती है। ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना ऑर्डर जो था वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी था, राइट। मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल है, कोलिजन थ्योरी सही है। ठीक है, ठीक, ये भी लिख सकते हो कि m इज लेस देन इक्वल टू 3 ऑलवेज। ठीक है, ये लिखिए। तो याद रखना मोलिकुलरिटी हमेशा सिंगल स्टेप के लिए डिफाइन होती है। जिस रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप होंगे उस रिएक्शन की हम मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है इसका एग्जांपल? क्या इंस्टेंटेनियस जो रिएक्शन होती है वो इसका एग्जांपल होती है? इंस्टेंटेनियस कौन सी रिएक्शन होती है? वो तो जो मतलब डालते ही जो हो जाती नहीं है। नहीं, मैं इस बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, टाइम के हिसाब से नहीं मैं बोल रहा हूँ। यदि एक रिएक्शन में एक ही स्टेप है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब हो सकता है मल्टी स्टेप रिएक्शन भी इंस्टेंटेनियस हो जाए और सिंगल स्टेप भी हो जाए, वो नहीं कह रहा मैं, समझ रहा है। अच्छा अकरेंस सर की ठीक बात है। नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। ओके सर।
आगे बढ़ूं? हाँ सर। अब देखो, दो तरह की रिएक्शन होती है, ठीक है। एक होती है एलिमेंट्री, एक होती है कॉम्प्लेक्स। जो एलिमेंट्री है बेटा, वही है हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स, अब किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते आप कि ये सिंगल स्टेप होगी या फिर ये मल्टी स्टेप होगी। मतलब रिएक्शन दे दूं तो ऐसे नहीं, ठीक है। वो मैकेनिज्म से पता चलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, फील कहाँ पे आएगी आपको। यदि आप SN1 रिएक्शन की बात, SN2 रिएक्शन की बात करोगे, तो SN2 रिएक्शन कैसे होते हैं बताओ, थोड़ा सा याद है किसी को? कुछ नहीं होता, रिएक्टेंट होता है। सॉरी भाई, रिएक्टेंट होता है आपका, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, और एक क्या आती है बीच में सिर्फ, ट्रांजिशन स्टेट। वही यदि मैं बात करूं तुमसे, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ट्रांजिशन स्टेट के साथ साथ क्या आता हो, इंटरमीडिएट भी आता हो, सही है। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। ये बीच में क्या बनती है, इंटरमीडिएट भी इंटरमीडिएट। बनता है। तो एक से ज्यादा, ये TS1 है, ये TS2 है, तो एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट आती है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। समझ मेरी बात? हाँ सर। और हमेशा याद रखेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो सिंपल है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सीधी बात है, हम मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। जितने रिएक्टेंट होंगे मोलिकुलरिटी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? अरे समझ रहे हो? सो M हाँ कैन बी सर। डिफाइन, अरे अच्छा, M कैन बी डिफाइन। लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए आप पूरी रिएक्शन के लिए, मान लो इसमें दो स्टेप है, ये कैसी रिएक्शन है, दो स्टेप की रिएक्शन है, स्टेप 1 और स्टेप 2, तो आप हर एक स्टेप के लिए तो क्या कर सकते हो, मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल समझ रहे हो आप, वी कैन नॉट डिफाइन। अरे समझ रहे हो? आप पूरी रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो। आप उस रिएक्शन के हर एक स्टेप के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हो। आप पूरी रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। देखो इसको, और इसमें एक चीज और लिख देते हैं अपन कॉम्प्लेक्स में, द स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, RDS, सबको पता है। तो हम इसमें रेट कैसे निकालते हैं, किसकी रेट लेते हैं, जो स्टेप सबसे स्लो होता है ना, उसको ही बोलते हैं अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। उसी के हिसाब से हम रेट निकालते हैं रिएक्शन की, जो सबसे स्लोएस्ट होता है उसी के हिसाब से रेट लो लिखा जाता है, उसी के हिसाब से सब कुछ लिखा जाता है।
हो गया सर ये तो। हम्म, चलिए, तो सबको मोलिकुलरिटी और ऑर्डर में अंतर पता होना चाहिए। ऑर्डर आता है रेट लॉ से, एक्सपेरिमेंटल होता है। अब हम पढ़ रहे हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इधर छूट गया था ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये कुछ नहीं होता है यार, क्या होता है कई बार रिएक्शन ना हमें ऐसा लगता है कि हायर ऑर्डर की है, लेकिन होती वो फर्स्ट ऑर्डर की है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो आपने, मैं बताता हूँ, देखो आपने ए और बी लिया, लेकिन बी आपने एक्सेस में ले लिया। क्या लिया आपने? बी बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिया। जैसे आपको लग रहा है कि यार जो हमारी रेट है वो ए और बी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ए और बी का कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा जो भी सिस्टम है। लेकिन आपने बी इतना ज्यादा ले लिया, इतना ज्यादा ले लिया कि आपको, मान लो ये बात हो गई, समुद्र है, एक समुद्र में से एक गिलास पानी निकाला, और तो क्या उसका वाटर लेवल चेंज हो जाएगा क्या? अरे बताओ। नहीं सर। तो आपने बी नहीं इतना होगा ज्यादा सर। एक्सेस में ले लिया, बी इतना ज्यादा एक्सेस में ले लिया, बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, लेकिन वो हमारी ओवरऑल रेट पर कोई फर्क नहीं डाल रहा। मेरी बात समझ रहे हो? तो दिखने हाँ की तो सर। सेकंड ऑर्डर लगेगी, लेकिन होगी क्या वो फर्स्ट ऑर्डर। समझ रहे हो? तो होता है रिएक्शन विच theoretically of higher order but follow first order kinetics। तो कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर का वही आपको चिपकाना है। मेरी बात समझ रहे हो? जो आपने फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा है वही आपको चिपकाना है। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, जैसे a प्लस बी, एक मिनट रुकना, पेन को कुछ हो गया है। जैसे आपने रिएक्शन लिया बेटा, a प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, और बी आपने ले लिया एक्सेस में, तो आपका रेट लो इसको कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, मान लो इसका, लेकिन बी क्या है? बी इज इन एक्सेस। समझ रहे हो? तो लगभग बी की कंसंट्रेशन आप क्या लोगे? कांस्टेंट ले लोगे। क्या ले लोगे बेटा? नहीं बात सही है? यार बी आपने इतना ज्यादा एक्सेस में ले लिया कि वो भी क्या दिख रहा है आपको? कांस्टेंट। तो आपका नया कांस्टेंट आ जाएगा ये, क्या बन जाएगा? के डैश। समझ रहे हो आप मेरी बात? बाकी तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में चिपकाओ बस। तो ये आया ना फर्स्ट ऑर्डर? अरे समझ रहे हैं सब लोग? हाँ सर। इजी है एकदम। आ गया समझ में सर। जैसे एस्टर का जैसे कभी भी किसी रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो पानी की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही ये है कि पानी का कोई रोल नहीं है रिएक्शन में।
हो गया? हाँ सर। चलो, छोटा सा एक टॉपिक है, कुछ एक्सपेरिमेंटल अपने पास मेथड्स है टू डिटरमाइन दी रेट लो। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन रेट लो। तो पहला मेथड लेते हैं फटाफट। पहला मेथड है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, ये आता नहीं है, बस मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको। तो मान लो कोई ए से पी जा रहा है अपने पास, है ना, हमें इसका रेट लो लिखना है। तो मेरे को पता है आर बराबर मतलब इसका जनरल रेट हो तो ये होगा कि आर बराबर के ए की पावर एन, है ना। तो कुछ सवाल में डेटा दे के रखा होगा, उस डेटा पे दिमाग लगाना, काम बन जाएगा। तो ये दे के रखेगा कि इनिशियली ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन रख के रखेगा, इनिशियल रेट लिख के देखेगा। जैसे ए पे मान लो आर आ रहा है और 2A पे मान लो 4R आ रहा है। आप क्या करोगे बताओ? इसमें सब्स्टिट्यूट करो दोनों डेटा को और डिवाइड मार दो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? जैसे R बराबर के ए की पावर, सॉरी, R बराबर के ए की पावर क्या लिखेगा बेटा? n लिखेगा। फिर 4R बराबर के ए की पावर कितना लिखेगा? 2A की पावर n। अरे समझे? अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या ऑर्डर आ रहा है, निकाल के बताओ। बस ऐसे कुछ नहीं, डेटा पुट करो, दोनों को डिवाइड करो, वैल्यू निकालो n की, R 4 कट जाएगा, निकालो, देखो कितनी आ रही है, बताओ मुझे। टू। हाँ, डन। हाँ हाँ सर। सर। चलो फिर आज इतना ही रख लेते हैं। अभी अगले लेक्चर में 15, मतलब ये टॉपिक लगभग खत्म है काइनेटिक्स, तो इसमें वो खत्म ही मानो। मैं अगले में 15 मिनट भी नहीं लूंगा। नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूं? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, तो मैं लेक्चर अगला ना सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा, और इसका एंड में ना 10-15 मिनट चाहिए इसको, और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। 15 मिनट चाहिए अभी इसको, अभी है नहीं तो खत्म कर देता हूँ। ठीक है, कुछ बचा नहीं है ना, वैसे सब खत्म ही है। बाकी इसकी शीट में आपको अभी अपलोड कर देता हूँ। शीट मैंने कौन अपन कहाँ थे, अभी थर्मो की भी शीट नहीं करी यार। हाँ सर, अभी केमिस्ट्री की शीट से हम काफी पीछे तो यार शीट रिवाइज आपका, करने में। मैंने लास्ट शीट कौन सी, इक्विलिब्रियम डिस्कस कर दी थी आपके पास आप पूरी। हाँ, इक्विलिब्रियम होगी सर। तो अब कौन सी आप आयोनिक कर रहे थे शायद? हाँ सर, आयनिक भी हो गया हमारी तो। अच्छा, तो वो डिस्कस कर ली क्या आयोनिक?
आयनिक नहीं हुई सर केमिकल। अगले लेक्चर में काम करेंगे यार, इसको खत्म करें और आयनिक की शीट पूरी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सर ठीक, ये कर लेंगे। चलो फिर डन करते हैं, ठीक है?